अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर ये है कि किसी से भी बदमाशी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से बदमाशी कबूल नहीं है और कंट्रोल टावर इंतहाई सख्त बरहम है और इमरान खान के पेच कसने का फ़ैसला हो गया है, बल्कि हुक्म भी आ गया है, जिसके नतीजे में कप्तान और उनकी अहलिया की चीखें बुलंद होती हुई सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा कमिश्नर रावलपिंडी जो थे साबिक, उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया, लेकिन उस इकबाल जुर्म के अंदर पीटीआई के एक रहनुमा का जिक्र है जिसका नाम नहीं है। वो कौन सा रहनुमा है, इस प्रोग्राम में आपको ये भी हम बताएंगे और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी शेयर करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन यूट्यूबर हैं, इमरान रियाज खान जिनका नाम है, जो कि गुज़श्ता कुछ अर्सा बीच में से मुबैना तौर पर लापता भी रहे, और उससे पहले जब कोई दूसरा शख्स लापता होता था तो इमरान रियाज खान साहब अपने जो व्लॉग्स हुआ करते थे उनमें उन तमाम लापता अफराद की या जो भी साथियों के साथ अगर कोई ऐसी वैसी यांकी फेंकी होती थी तो उस पर तमाम जो जिसे कहते हैं ना कि विक्टिम ब्लेमिंग किया करते थे, यानी कि जो लापता हुआ है जिसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है तो उसको कसूरवार ठहराया करते थे। लेकिन उसके बाद वो एक दफ़ा पहले उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, मुकदमात दर्ज होने के बाद वो रिहा हुए, रिहा होने के बाद उन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिए पहले वाले, और उसके बाद फिर वो मुबैना तौर पे लापता हो गए। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी वो लापता मतलब हुए थे, किए नहीं गए थे, मतलब अपनी मर्ज़ी से गए थे। बहरहाल उसके बाद उन्होंने एक बड़ा लंबा तमाशा किया, वो आए और उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और ऐसा पोज़ किया कि जी उनकी कुछ ज़बान में लुकनत आ गई है, कोई ऐसा मसला हो गया है। लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि उनकी ज़बान में कोई लुकनत नहीं है। उन्होंने दोबारा से व्लॉग शुरू कर दिए, और अच्छी बात है जी, व्लॉग करने चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या, उन्होंने एक तमाशा पकड़ा हुआ है। तमाशा ये पकड़ा हुआ है कि वो एक अदद फितना फसाद पर मबनी, झूठ और बहतान पर मबनी ट्वीट करते हैं, पूरे मुल्क में रोला डलवाते हैं, और उसके बाद अगले दिन वो अपनी ट्वीट डिलीट कर देते हैं और फिर हाजी बनना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि शायद जो एक सेंसर था ना जिसने वो मुबैना तौर पे इस चीज़ को नापा कि नहीं यार, यह बंदा गड़बड़ नहीं करेगा, तो वो शायद सेंसर ठीक नहीं था, और उनको फिर ये हुआ कि नोटिस वगैरह जारी हुए एफआईए की तरफ से, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और अब गुज़श्ता 2-3 दिन से हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है, उसमें भी भाई साहब हिस्सा बने, उसके बाद वो डिलीट करके दूसरी ट्वीट कर दी जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो उस्तादियाँ ये करते रहते हैं। तो वो फिर नोटिस एक एफआईए ने उनको जारी किया है और उनको साइबर क्राइम्स विंग ने तलब किया। लेकिन आम आदमी शायद ये समझ रहा है कि ये जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ पहले जो रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि ये जो सोशल मीडिया पर फितना फसाद में फैलाते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, तो शायद ये उसका हिस्सा है। लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं है। ये जो पहले उनको एक नोटिस जारी हुआ था, ये उस पर वो हाज़िर नहीं होते, तो उसी मुकदमे के अंदर या उसी इंक्वायरी के अंदर उनको दोबारा नोटिस जारी किया गया है। जो ताज़ा जो इन्होंने फसाद किया है उसका भी जो नहीं है वो कोई उनको नोटिस नहीं आया, देखते हैं उसका भी हो सकता है आ जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि पंजाब असम्बली का पहला इजलास जो है वो कल सुबह होने जा रहा है। सुबह 10 बजे इजलास होगा। उस इजलास के अंदर जो साबिक स्पीकर, अब खैर साबिक तो नहीं उनको कहते, पिछला स्पीकर उस वक्त तक कंटिन्यू करता है जब तक कि नया स्पीकर मुंतखब नहीं हो जाता, चाहे असम्बली ख़त्म भी हो चुकी हो। तो जो पिछले स्पीकर थे सब्तान खान साहब, वो नौ मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली से जो है वो हलफ लेंगे। और फिर ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो और वो कोई काम स्मूथली होने दे? तो हमाद अज़हर साहब ने वो जो नामालूम मकाम पर हैं, उन्होंने उसी नामालूम मकाम से एक अदद ट्वीट दागी है और उन्होंने कहा है कि जी वो अपने फॉर्म 45 और 47 लेकर जो उम्मीदवारान हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर जमा हों और अंडर द इन्वर्टेड कोमाज पुरअमन एहतजाज करें। वैसे आज तक पीटीआई ने तो सारे एहतजाज पुरअमन किए हैं 2014 से लेकर आज तक, तो उसी तरह का पुरअमन ये भी होगा। लेकिन ये फॉर्म 45 और 47 ये वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुबैना प्रिंटिंग प्रेसों से छपे हुए हैं, ये अपने तैयार करते हैं। जो असली वाले हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, उनके नतीजे में इनके पास कुछ नहीं है। तो ये एक एहतजाज की कॉल दी जाएगी। दूसरा एक खबर और है, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली के अंदर ख़वातीन की जो अपनी रेशो के मुताबिक होती है, जितनी आपने आम इंतखाबात में सीटें जीती हुई होती हैं उसके मुताबिक से सीटें मिलती हैं। तो 36 नशस्तें जो हैं ख़वातीन की और 5 अदद नशस्तें अक़लीती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अलाट हुई हैं। और इसमें जो सबसे अहम खबर ये है कि जनाब अपनी मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो साबिक
वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रही हैं, वफाकी वज़ीर भी रही हैं और वज़ीर मुमलिकत भी रही हैं इत्तलात की, वो अब मरकज़ में नहीं होंगी, वो पंजाब में मरियम नवाज़ शरीफ की काबीना में का हिस्सा बनेंगी। सो उन्होंने मरकज़ में जो है वो नशिस्त वो नहीं रखेंगी, पंजाब में अपनी नशिस्त रखेंगी। उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनमें से जो ख़वातीन मुस्लिम लीग नून के उस ख़वातीन की कोटे में से MPs बन रही हैं, उनमें से 19 ख़वातीन का ताल्लुक़ लाहौर से है, 7 अदद ख़वातीन का ताल्लुक़ जो है वो रावलपिंडी से है, 2 ख़वातीन का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। उसके अलावा मियाँ वाली, रहीमजर खान, गुजरांवाला, चकवाल, पाक पत्तन, कसूर, सरगोदा और शेखुपुरा से एक खातून हैं, जबकि पाकिस्तान के 30 अजला में से किसी खातून को मखसूस नशस्तों पर टिकट नहीं दिया गया है। और अब ये देख लें कि पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को इन इंतखाबात में वो बहुत कमज़ोर उनकी परफॉर्मेंस रही, तो उनको ये सारा कुछ लाहौर सेंटर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लाहौर बड़ा शहर और वहाँ पे यकीनन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये एक आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक तनकीद इस वक्त आ रही है। फिर जनाब पार्लियामान के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई जमात मौजूद नहीं है। जो जमात मौजूद है जिसके अंदर वो आज़ाद मुंतखब अरकान जा रहे हैं, उस जमात का नाम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल। और एक मसला सामने आया है जी, मसला ये सामने आया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो है वो उसने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कह लें, उन्होंने किसी खातून या अक़लीती रुकन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए। अब वो चूँकि गोशवारे नहीं जमा करवाए तो उनको इस चीज़ का गालिब इम्कान है कि मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं मिलेगा। जब उनको मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि वो नशिस्तें तो पूरी करनी होती हैं, ऐवान जो है वो कम तो नहीं हो सकता। तो फिर जो ऑलरेडी जमातें मौजूद हैं बाकी ऐवान के अंदर, तो ये सीटें भी उन्हीं लोगों में तकसीम होने का इम्कान पाया जाता है। अगली खबर है जनाब अपने रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब। लियाकत अली चट्ठा साहब ने एक दफ़ा जो है वो हर तरफ एक हंगामा बर्पा कर दिया था और उन्होंने कहा कि जी मेरा तो ख़ुदकुशी करने को दिल कर रहा था और मेरे स्टाफ मेरे सामने रो रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं इकबाल जुर्म करता हूँ कि हमने इंतखाबात में धांधली की है और इस धांधली में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस हैं, लेकिन फ़ौज इसमें बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है। अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ था तो आपको याद होगा नाज़रीन जो हमारा रेगुलर देखते हैं ये प्रोग्राम, मैंने उस वक्त एक मिसाल दे के कहा था कि अगर ये सारा ड्रामा जो उन्होंने किया, अच्छा कि सबूत उन्होंने कोई नहीं दिया था, लेकिन ज़बानी बात ही थी, लेकिन एक तो उनके मतहत कोई बंदा सामने नहीं आया और मतलब सैकड़ों लोग थे जो उस रावलपिंडी डिवीजन में थे। आप ROs DROs को देख के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इवन पोलिंग अफसर वगैरह सब हज़ारों की तादाद में ये स्टाफ बन जाता है, तो कोई भी ऐसा सामने नहीं आता, ये अकेले ही थे भाई साहब। लेकिन जिन्होंने जब नाम लिया ना जस्टिस काजी फाइज़ का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा, तो उस वक्त जनाब हम चौंक पड़े थे। हमने आपसे कहा था कि भाईजान ये जो नाम लिए ना, जिनका तल्लुक़ ही नहीं सारे मामले से, पोलिंग के अमल से, तो ये तो एक ही बंदा है जिसको इन दोनों पे गुस्सा है, तो ये खुरा तो उसी तरफ जाएगा, यानी कि इमरान खान को सिकंदर सुल्तान राजा भी अच्छा नहीं लगता और जस्टिस काजी फाइज़ भी नहीं अच्छा लगता। तो वो बात फिर निकल आई जनाब, और वो हम फिर आपको बताएंगे कि ये सारा क्या हुआ। पहले हम आपको बता देते हैं कि आज जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रूबरू एक बयान कलमबंद करवाया है। इस बयान के अंदर लियाकत अली चट्ठा साहब कहते हैं कि मैंने ये अंग्रेज़ी में बयान आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा होगा, मैं उसका उर्दू तर्जमा आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया जो सरीहन गैर ज़िम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। रिटायर हो रहा था और अपने मुस्तकबिल और सरकारी मराद के छूटने की वजह से परेशान था। एक सियासी जमात के रहनुमा के अहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया। ये अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने की वजह से मफरूर हो गया, लेकिन ताहम मेरा इससे रब्ता रहता था और मैं इसकी खुफिया मदद भी करता था। 11 फरवरी को मैंने खुफिया तौर पर लाहौर जाकर इस रहनुमा से मुलाकात की, जहां इसने मुझे 2024 को धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने के लिए कहा और इसके सिले में मुझे मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया। और पहले मैंने मशवरा दिया कि मैं इस्तीफ़ा दूं जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल हो, और फिर इस्तीफ़े के असर ज़्यादा ना होने के खदशे के पेश नज़र एक और जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला किया गया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक पूरे मंसूबे को
मखसूस सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हमायत और हदायत की रोशनी में तरतीब दिया गया था। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद इनके मुतल्लिक अवाम में नफ़रत को भड़काना था। मंसूबे के मुताबिक मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया और ख़ुदकुशी और मुझे फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। मुझे कभी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हदायत नहीं की, ना ही कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलव्वस था। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और पूरी कौम ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन से माफ़ी का खास्तगार हूँ। मैंने झूठे इल्ज़ामात से सरकारी मुलाजमीन के साख को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। अच्छा, ये भाई साहब जो हैं ये इन्होंने ये बात तो कही। अब हमने भी कहा कि यार तो चेक तो करें, ये एक तो ये उस रहनुमा की बातों में क्यों आए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, और दूसरी वो रहनुमा था कौन जी। हमने फिर उसको चेक किया कि पता लगे कि कौन है, तो वो दूसरी जमात का जो रहनुमा था जो कि मफरूद था, जिसका इन्होंने जिक्र किया है, हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो जनाब मियाँ असलम इकबाल थे। मियाँ असलम इकबाल जो कि कल ही अचानक पेशावर से बरामद हुए, 1 महीने की राहदारी ज़मानत। मुझे हमें पता चला जो PTI वाले जो मतलब क्या उनके जो जजेस विंग ने हमें बताया पेशावर वालों ने कि पेशावर से लाहौर का फासला 1 महीने का है। वैसे तो मतलब 1 दिन आधे दिन में बंदा आराम से आ जाता है, लेकिन उन्होंने राहदारी ज़मानतें 1-1 महीने की देनी शुरू की हुई हैं। तो उन्होंने वहाँ से ज़मानत ली। जब उनसे पूछा गया कि जी आपने पेशावर हाई कोर्ट से क्यों ज़मानत ली, तो भाई साहब असलम इकबाल साहब ने फरमाया कि मैं यहीं पर था तो मैंने यहीं से लेनी थी, अब मैं वहाँ जाऊँगा। जबकि कमिश्नर साहब जिनसे राब्ते में थे ये फरमा रहे हैं कि 11 फरवरी को उनकी मुलाकात उनकी लाहौर में हुई थी। तो लिहाजा वो साबित हुआ कि लाहौर से जाते हैं सब स्पेशल ज़मानत कराने के लिए पेशावर, और पेशावर से फिर ये वापस आते हैं। खैर, एक तो ये वजह होगी। मियाँ असलम इकबाल का नाम हमने आपको बता दिया, 9 मई के में मतलूब भी थे, मफरूर भी थे। अभी भी हो सकता है जब ज़मानत पूरी हो तो फिर मफरूर हो जाएँ, लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि ये हुआ क्यों। ये बिल्कुल वही कमिश्नर साहब के साथ हुआ जो कि अहलियान यूथ के साथ 9 मई को हुआ था, क्योंकि उनको ये यकीन दिला दिया गया था कि जनाब आपने जाना है, ये काम करना है। उसके बाद फ़ौज के अंदर से बैठे हुए लोग भरे हुए हैं जनाब, वो निकल पड़ेंगे और उन्होंने चीफ को उठा के परे मारना है और आप जनाब एक इनकलाब ले आएंगे। वो सारे इनकलाबी जो कहते हैं बढ़ गए। अच्छा, अब इनके साथ भी ये हुआ। वो बात तो वही है, शेर अफजल मरवत अली कमिश्नर तो बढ़ गया। वो बढ़ ऐसे गया कि इनको ये बताया गया था मुबैना तौर पे कि जी आप जूँ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके साथ ही बहुत सारे कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर देंगे जो हमारे साथ पहले से राब्ते में हैं। और जब आप उसकी पहल करेंगे, बाकी आपके पीछे होंगे, और उसके बाद फिर लाखों लोग सड़कों पर होंगे और जनाब इनकलाब आ जाएगा। और फिर कमिश्नर साहब ने यह भी बताया है कि मुझे ये कहा गया था कि आपकी रिटायरमेंट के बाद आप ऐसे भी अब रिटायर होने वाले हैं, तो हुकूमत तो हमारी बननी है, इनकलाब भी आना है, तो फिर आपको एक बड़ा आला ओहदा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये भाई साहब इसे कहते हैं कच्ची अखियों मारे गए हैं। अब खैर इतने भी सादे नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, मज़ीद अभी तफ्तीश होनी है, ये तो अभी उनका एक बयान है इसके अंदर। अच्छा, ये वाला मामला हुआ। फिर जनाब एक और कट्टा खोला है, और कट्टा खोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रोज़ ही कोई ना कोई कट्टा खोलते हैं, कभी कौन सा कट्टा खोल देते हैं, कभी कौन सा कट्टा खोल देते हैं। तो वो जनाब अली ज़फ़र साहब जो हैं, जिनको अब तो बैरिस्टर गौर के अलावा इमरान खान ने नामज़द किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, देखते हैं क्या होता है उस हवाले से। उन्होंने जनाब एक मीडिया से गुफ्तगू की आज पिंडी में इमरान खान से मुलाकात के बाद जेल के अंदर से, और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब ने IMF को एक ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, और अली ज़फ़र के मुताबिक वो जो ख़त लिखा जाएगा उसमें इलेक्शन का ऑडिट करवाने का कहा जाएगा, और पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत नहीं है ये बताया जाएगा IMF को, और ये कहा जाएगा कि आलमी इदारे पाकिस्तान से दूर रहें और इसके साथ कोई लेन देन ना करें, वरना तो ये जनाब ये पाकिस्तान तो होने वाला है दिवालिया। ये जब मैंने गुफ्तगू सुनी थी, सच्ची बात है कि दिमाग घूम गया था कि यार ये इन लोगों की कोई लिमिट ही नहीं है कि इमरान खान इक़्तिदार में नहीं होगा तो पाकिस्तान को दिवालिया करा दिया जाएगा, पूरी दुनिया से काट दिया जाएगा, पाकिस्तान की 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान पे एटम बम मार देना चाहिए। ये इमरान खान साहब कहते हैं बातें, ये मैं नहीं कह रहा। और ये मतलब अजीब और गरीब किस्म की एक मखलूक पाकिस्तान के गले पड़ गई है। अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ तो लाजिम बात है बंदे को गुस्सा आता है कि यार
ये अगर इन लोगों को इतनी खुली छूट मिली हुई है और इनको सिस्टम के अंदर से सपोर्ट भी हो रही है, अदलिया के अंदर से भी सपोर्ट भी हो रही है, उधर से जेल के अंदर इमरान खान की मौजें लगी हैं, मतलब अब वो इस रियासत खुदादार कैदी होने के बावजूद इस रियासत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बना हुआ बंदा। ये वही इमरान खान है जो कहता था कैदियों से एक जैसे सलूक होने चाहिए, मैं नवाज शरीफ की एसी उतारूंगा, लेकिन नवाज शरीफ को एसी मिला ही नहीं हुआ था। और कौन सी आपने मराद दी थी? आप मरियम ने तो लिख के दे दिया था मुझे कोई मराद नहीं चाहिए जेल के अंदर, और आपने उसको तंदूर के साथ वाली उसमें रखा हुआ था गर्मियों के अंदर उस कोठरी के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब के तो नखरे नहीं ख़त्म हुए थे जेल के जब से गए हैं। कभी वो बैरक बड़ी करवाते हैं, कभी दीवार करवाते हैं, कभी वॉकिंग एरिया लेते हैं, कभी जिम का एरिया लेते हैं, कभी जिम की मशीनें लेते हैं, कभी जिम वो जो है वो साइकिलिंग मशीन भी चाहिए उनको एक्स्ट्रा तौर पे, फिर वो फलानी ब्रांड की चाहिए। सब सरकारी खर्चे से हो रहा है। ये बताऊँ कि इमरान खान की जेब से कुछ नहीं जा रहा। और फिर जनाब वो देसी मुर्गे भी इन्होंने खाने हैं, देसी बकरे भी खाने हैं, और देसी घी में पके हुए खाने हैं। और कुक को रोज़ाना आएगा, पूछेगा खान साहब आज आपने क्या खाना। फिर खान साहब का अटैच वाशरूम भी होगा, और उस वाशरूम के अंदर जो मतलब नलके टूटियाँ और कमोड लगे हैं वो भी किसी ख़ास ब्रांड के हैं। वो हम आप शायद अपने घरों में नहीं इस्तेमाल कर सकते उस तरह वाले महंगे वाले। तो जब आप इतने लाड दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी क्यों नहीं करेगा? वो देख रहा है यार, मैंने पहले पाकिस्तान की इतनी ऐसी की तैसी की। वो शौकत तरीन वाली ऑडियो कॉल तो आपको याद होगी, वो जिसमें उसने दो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना से कहा था कि आइए मैं आपको लिखो कि जी हम वफाक के साथ नहीं है इस मामले के ऊपर। तो मतलब उससे पहले हम इमरान खान का रिकॉर्ड देख लें, धरने में बिल जला दो, वो ना दो, हुंडी के ज़रिए पैसा भेजे। ऐसा ये आदमी पाकिस्तान के पीछे पड़ा, और ऐसे इसके अंधे फॉलोअर्स हैं कि वो मतलब कल्ट है ना, एक मतलब फितना है ये सारा। खैर अब ये हुआ तो हमने कहा यार ये मतलब कोई लिमिट होती है किसी बात की। तो फिर हमने यार चेक किया यार इस पाकिस्तान का कोई वाली वारिस है या नहीं है। जब हमने चेक किया तो फिर एक खबर मिली, देखते हैं वो खबर उस पर अमल दरामद तो शुरू हो गया, सिर्फ खबर नहीं मिली बल्कि उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। उम्मीद है कि उसके बाद भी कोई जो है वो हाथ टाइट किया जाएगा। भाई इस तरह तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता, ये पाकिस्तान ही एक लावारिस मुल्क है जहाँ पे जिसका दिल करता है पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाता है। कभी सिफारती साइफर लड़ा देते हैं, कभी जनाब इनको ख्वाहिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। यार मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इमरान खान के फॉलोअर हैं, अंधे फॉलोअर हैं, कि यार ये अगर बहुत शौक है ना मुल्क दिवालिया हो जाए अगर इमरान खान नहीं है, तो ये दिवालिया होगा तो सिर्फ मतलब मुस्लिम लीग नून जब इमरान खान के मुखालिफिन के लिए और सब के लिए होगा। भाई पेट्रोल आपको भी 1200 रुपये लीटर मिलेगा, रोटी आपको भी 400 रुपये की एक मिलेगी। और ये सिर्फ ये नहीं होगा कि ये सिर्फ वो जनाब पीटीआई वाले बड़े आराम से बैठ जाएंगे और बाकी सब के लिए मुल्क दिवालिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर जो बैरून मुल्क बैठे हुए जूथिए, अगर वहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, वो उनको फेस करना पड़ेगा सारा कुछ। और जब दिवालिया होता है तो खाली महंगाई नहीं होती, फिर लूट मार शुरू हो जाती है, कत्लो गारत गरी शुरू होती है, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई होती हैं। ये मतलब होता है दिवालिया होने का, जो जिसकी ख्वाहिश और पूरा जोर लगा रहे हैं मिलजुल के, कभी कौन सा फितना फैलाते हैं, कभी कौन सा फितना फैलाते हैं, कभी कौन सा फसाद फैलाते हैं, कभी क्या करते हैं। यार हद हो गई। खैर जब मैंने ये चेक किया तो थोड़ी सी तसल्ली हुई मुझे। मैंने कहा आप तक भी खबर पहुंचा दी जाए। जनाब वो जो बड़ा घर है ना हमारा, कंट्रोल टावर भी कई लोग उसे कहते हैं, और जो मुक्तदरा है हमारे मुल्क की, वहाँ पर इस गुफ्तगू का अली ज़फ़र का बड़ा शदीद नोटिस लिया गया है और बहुत सख्त बरहमी पाई गई है, शदीद गुस्से में हैं। और आखिर वो भी तो पाकिस्तानी है ना। उन्होंने बस फिर एक फ़ैसला कर लिया, उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि जी बहुत होगी, खान साहब के साथ जितनी रहतें देनी थी बहुत हो गई, जितने सिफारशी उन्होंने डाले हुए थे जिनकी वजह से इनको ये जेलों के अंदर सहूलतें दी जाती। अब ये फ़ैसला हुआ कि जनाब बस बहुत हो गई है, खान साहब का सिक्योरू अब किया जाएगा टाइट, बल्कि करना भी शुरू कर दिया गया है। कैसे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कुछ लोगों की मुलाकातें जो शेड्यूल थी इमरान खान की जेल के अंदर, वो मुलाकातें हो गई हैं बंद। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो हफ्ते में एक दिन मुकर्रर था जुमरात को, उस जुमरात के दिन के अलावा कोई बंदा उनसे मिल नहीं सकता था। वो भी मखसूस टाइम था। इधर जिसका दिल करता मुंह उठा के जेल पहुंच जाता है, दालतों के आटे लेके, जी आज मैं मिलने आया हूँ, कल तुम मिलने आए हो। मतलब जेल को उन्होंने मतलब मासी वेड़ा बनाया हुआ था। अब ये फैसला हुआ कि जी इनको बताया जाएगा कि जेल जेल होती है। खान साहब को तो वैसे भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, वो तो बड़े ही इस चीज़ के वो जो अलमबरदार थे कि जी सब कैदियों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, वरना बाकी सारी कैदियों को छोड़ दे। खान साहब आप भी बाकी कैदियों की तरह से करें ना, हफ्ते में एक दिन मुलाकात आपकी हुआ करेगी, और जिन संगीन जनाइम में आप मुलव्वस हैं उनके अंदर आपको भी काल कोठरी में फेंका जाना चाहिए, जिम शिम बंद होना चाहिए। बाकी कैदियों को तो नहीं है, तो आप तो आसमान से नहीं उतरे हुए, ये तो आपकी अपनी पार्टी का वो एक है कि जी दो नहीं एक पाकिस्तान होना चाहिए। तो वो ये जिम शिम और ये देसी कुकड़ अभी आपके बंद हो जाएंगे और सिक्योर आपका हो जाएगा टाइट। और साथ ही जनाब अमल दरामद मैंने आपसे कहा शुरू हो गया। एक तो उनकी मुलाकातें आज से उन्होंने कर दी हैं बंद,
और दूसरी जनाब बुशरा बीबी जो बनी गाला में हैं, वो जो अब चाहती हैं कि उनको अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। एक तो उनको हो गया इनकार, उनका जी कोई अडयाला जेल शेल शिफ्ट कर दे, उधर औरतों में के वाली बैरक में जगह ही कोई नहीं है। दूसरी बात है कि वो जो जेल के सब जेल था बनी गाला वाला, उसके अंदर इनका ख्याल था कि बड़ी मौजें होंगी, अंदर टहलती फिरेंगी, अंदर जनाब वो ख़ास कमरों में जनाब मोखलात भी आएंगे और जनाब उधर पीरी मुरीदी भी चल रही होगी, खाली बस बाहर नहीं जा सकेंगी। तो अब उनको ये बताया जाए कि भाई जी ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको एक कमरे तक उनको कैद तनाई में रखा गया, उनकी मुलाकातें भी की जा रही हैं बंद। और अब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को ये बताया जाएगा कि भाई साहब जेल जेल होती है, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े घर में अब ये चीज़ पाई गई है कि भाई साहब बदमाशी जो है ना ये नहीं चलेगी। बदमाशी मतलब किसी दूसरी पार्टी के साथ आप कर रहे हैं, किसी और शख्सियत के साथ कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे। जब आप मुल्क से बदमाशी करेंगे तो मुल्क से बदमाशी आपको कोई नहीं करने देगा। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। पहले तो ये था ना कि ठीक है कैद हैं, कल साल 6 महीने बाद ज़मानत हो जाएगी, बाहर आएंगे वक्ती तौर पर नायल से, लेकिन 4-5 साल बाद फिर सियासत शुरू कर देंगे। तो हर गुजरने वाला दिन ये इस तरफ जा रहा है कि इमरान खान साहब अब एक किस्सा पारीना बना दिए जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत में अब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।